चलिए देखिए, कल कुछ हेडिंग डाले थे आप, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को समझने से पहले आप पहले साइंस का कुछ बेसिक बात समझ लीजिए, जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो, आप लोग एक एनर्जी का रूल जानते होंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये सुने हैं कभी? अरे, ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश संभव है। यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। ये नहीं सुने हैं क्या आप? इसी के बारे में एक छोटा सा बात हम आपको बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। देखो, जब कोई भी दो चीज़ एक दूसरे को आकर्षित करके उसमें सटता है या बंधन का निर्माण करता है तो वहाँ पर एनर्जी अपने आप रिलीज होती है। जब दो चीज़ आपस में एक दूसरे के क्लोज आता है और सटता है तो वहाँ पर एनर्जी अपने आप रिलीज होती है। और जब इसी दो सटे हुए चीज़ों को, जो आपस में पहले से बंधन बना चुका है, इसको आप जब अलग करने का प्रयास करेंगे तो जितना मात्रा में पहले ये एनर्जी रिलीज किया था ना सटने वक्त, उतना ही मात्रा में अब आपको ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, तब जाके यह दोनों एक बार फिर से अलग हो पाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यदि ये दोनों सटा हुआ है, अलग करने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जिस समय सटा होगा सटने वक्त ये ऊर्जा को निकाला होगा। यानी जब दो चीज़ों में आकर्षण होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और दो आकर्षित चीज़ों को जब हम अलग करने का प्रयास करेंगे तो हमको वहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आयनन ऊर्जा क्या है, समझो इसको। देखो, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये इसका परिभाषा है। अब इसका पहले समझ देखिए कंसेप्ट क्या है। ये मान लो एक परमाणु है जिसका ये बाहरी कक्षा है। मान लो ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, और इसका तीसरा कक्षा जो है वह बाहरी कक्षा है, ऐसा हम मान लिए। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए, नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? आकर्षित कर रहा होगा। अब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल कर बाहर कर दें, इस परमाणु से ही बाहर कर दें। तो इस परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल काम कर रहा है, पहले हमको इस आकर्षण को ख़त्म करना पड़ेगा। और यदि आप आकर्षण को ख़त्म करेंगे तो आपको अपनी तरफ से इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। तो इसको आप ऊर्जा दीजिए। कम से कम जितना ऊर्जा लेकर यह इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा वही इसका क्या कहलाएगा? आयनन ऊर्जा। अब क्यों कहलाता है इसका नाम आयनन ऊर्जा, क्यों पड़ा? ये सुनो। ये अभी एक उदासीन परमाणु है, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना तो ये आयन में बदल जाएगा। जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सोडियम प्लस न बनता है, तो वो था पहले परमाणु और बाद में क्या बन गया? आयन। अभी ये है परमाणु, और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऊर्जा देकर तो ये क्या बन जाएगा? आयन। परमाणु से आयन बनाने के लिए ही ना हम ऊर्जा दे रहे हैं, इसीलिए इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आई बात समझ में? तो अब इसका डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, उसको सुन लीजिए। हम सुनो, हाँ ध्यान दो। एक चीज़ और, परमाणु हमेशा अकेला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो परमाणु आपस में मिला हुआ हो या जुड़ा हुआ हो। परमाणु हमेशा अकेला होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि किसी अकेले गैसीय, देखो परमाणु अकेला रहेगा तो हमेशा गैसीय अवस्था में रहेगा, परमाणु बहुत छोटा होता है। किसी अकेले गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा समझे? फिर से मैं बोलूं, किसी अकेले गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम
जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं? क्यों होगी? क्योंकि नाभिक इसको खींच रहा है, और जब तक उस आकर्षण को हम खत्म करेंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, और आकर्षण खत्म तब होगा जब हम इसको अपनी तरफ से कुछ ऊर्जा दें। अब समझे? लिखिए रो देगा, लिखेंगे किसी अकेले गैसीय परमाणु किसी अकेले गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम से कम जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। हो गया? लिख लिया आप लोग? क्लियर है ये चीज़? अब देखो इधर, अब थोड़ा ध्यान देना। अब ये एक बार फिर से कंसेप्चुअल बात। जैसे मान लो कोई एक मेटल एटम है, ये यदि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये M+ में ना बदल जाएगा? बोलो हाँ या ना? और M+ में बदला है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ही बदला होगा, और ये तब तक त्याग नहीं करेगा जब हम अपनी तरफ से इसको ऊर्जा देना। तो ऊर्जा दिए हैं तो हमको लिखना पड़ेगा ना कि हम इसको एनर्जी दिए हैं। हम इसको कह देते हैं E1, हम ऐसे ही E1 कह दिए। अब यदि आपसे कोई पूछे कि E1 क्या है तो हम लोग इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत है इसमें? अब काहे इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहे हैं, इस बात को समझिए। M अभी न्यूट्रल था, उदासीन परमाणु था, और उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो बदल गया किस चीज़ में? आयन में। अब यदि ये M+ हमारे पास आ जाए और अब हम चाहते हैं कि M+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो क्या इस बार एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी? इस बार भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसको क्या कहते हैं? E2। और अब इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 1+ तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2+, एक इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, एक प्लस पहले से है, एक ही प्लस आया है अतिरिक्त, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस E2 को क्या कहेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब समझा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? प्रथम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह से यदि M2+ से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तब तो हमको थोड़ी सी और मात्रा में ना ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको हम क्या कहेंगे? E3। और अब ये किस में बदल जाएगा? M3+ में, और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब E3 को क्या बोल देंगे हम लोग? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुम एक बात हमको बताओ कि क्या E1, E2 और E3 का मान आपस में बराबर होगा?
इस पक्ष में कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ये सारा का सारा एनर्जी आपस में बराबर नहीं होगा? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। हाथ जो नीचे किए हुए रहेंगे हम समझेंगे आप इस पक्ष में हैं कि आपको लग रहा है कि ये बराबर होगा। जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। आप सही हैं, बैठ जाइए, नीचे कर लो हाथ। आप हाथ नहीं खड़ा किए, खड़े हो जाइए आप। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि सब एनर्जी बराबर होगा? क्लास छोड़े हैं आप? क्लास छोड़े हो क्या? बैठ जाओ, तब समझ में नहीं आएगा। ये एनर्जी आपस में कतई बराबर नहीं होगा। बात सिंपल सी है। तुम एनर्जी दिया था तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन प्रोटॉन की संख्या जितना पहले था उतना अब भी है। अब जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन अब जो बचा हुआ है, आपको नहीं लगता है कि पहले से अधिक आकर्षण बल काम करने लगा होगा? एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लेकिन प्रोटॉन का संख्या फिर उतना ही रह गया। अब तो आकर्षण बल और अधिक हो गया होगा। इसका सीधा मतलब है कि प्रथम बार आपको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी बार उससे ज़्यादा, तीसरी बार उससे ज़्यादा, और इस तरह से लगातार ये एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन सेकेंड और थर्ड और अदर आयनेशन पोटेंशियल। बात समझ में आया ये चीज़? तो किसी भी परमाणु का प्रथम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा हमेशा सबसे कम होता है दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें की तुलना में। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब सुनिए, अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर हम एगो सोडियम एटम लेते हैं। क्या कर रहे हो? जब पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो तो कुछ नहीं करना है, आप हमको पूरा का पूरा सुनिए। केमिस्ट्री का फ्लो यहीं से चल रहा है, और आप ओरिजिन से ध्यान हटा के कॉपी पर ध्यान कर लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब किसी के दिमाग में ये आया कि सर हम एक सोडियम एटम लेते हैं, और हम सोडियम एटम लेके पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर दूसरा निकाले, फिर तीसरा निकाले, फिर चौथा निकाले, और हम चाहते हैं सर कि हम सारा का सारा इलेक्ट्रॉन आज निकाल ही दें सोडियम का। हम ऐसा चाह रहे हैं। क्या लगता है ये तुम कर पाओगे एक्सपेरिमेंटली? क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? ये कतई संभव नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, दो निकाल सकते हो, तीन निकाल सकते हो, चौथा पांचवा तुमसे कभी भी निकलने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए कि चार्ज प्रोटॉन तो उतने रह गया और इलेक्ट्रॉन लगातार घटता जा रहा है। धीरे धीरे आकर्षण इतना तेज हो जाता है और इतना अधिक हो जाता है कि आप इसको उतना एनर्जी देने में सक्षम ही नहीं है जितना में कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा से बाहर निकाल दे। और यदि तुम सोडियम का सारा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इसके लिए तुमको कम से कम 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारा क्षमता है या हमारा क्षमता है कि हम 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर दें? क्या कर सकते हो? अब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तुमको क्या साधारण टेम्परेचर नज़र आता है? 1 करोड़ हम बोले हैं, और थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिए ये कितना बड़ा टेम्परेचर है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो 100 डिग्री सी पर यदि कोई पानी उबल रहा है तो हम लोग तो बहादुर हैं, आराम से पानी में हाथ डालेंगे, एक चुड़ू निकालेंगे, मुंह और धो लेंगे आराम से। कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। क्या इतने बढ़िया लगेगा जैसा फीलिंग हम दे रहे हैं? अरे छटपट्टी तो छड़ा देगा, मुंह का खाल बाल तो उतार देगा, सब खोलता हुआ पानी मुंह में ले लेगा। पगला गया क्या हैं? खाल बाल सब उतर जाएगा, नीचे गिर जाएगा मुंह। तो ज़रा सोचिए कि 100 डिग्री सी को हम झेल नहीं सकते। हमारा बॉडी 100 डिग्री सी को झेलने के लिए तैयार नहीं है। गलती से 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाएंगे तो पता है आपको क्या होगा? मान लो एक हाथ में कुछ बांध कर, मान लीजिए इस हॉल का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, एगो ढक्कन खोला और तुमको उसमें डाल दिया। डाल के छोड़ा नहीं, खाली कहा देख के आओ, एक बार विजिट कर लो, मतलब डाला और निकाल लिया। जैसे जिस स्पीड से हम बोल रहे हैं, डाला निकाल लिया, बस इतने देर के लिए। तुमको पता है क्या होगा? तुम ना सीधे वेपोराइज कर जाओगे। ऊपर पर डोरिया आएगा, तुम नहीं आओगे। और डोरी कहाँ से आएगा? डोरी पागल है जो डोरी आएगा? डोरियो रे आएगा, वहाँ से लापता हो जाएगा। कहाँ चला गया? ले भाग गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पूरा का पूरा वाष्पीकृत हो जाओगे, वहाँ जलने उलने वाली भाई बात नहीं होगी।
सिर्फ बाहर में गंध देगा तुम्हारे भेपर का। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत बड़ा टेम्परेचर है जिसको हम नॉर्मली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। तब आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा बड़ा दुर्बल चीज़ है, उसके साथ आप बहुत छेड़छाड़ करते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल 21 गो प्रोटॉन होता है, लेकिन सोडियम में तो केवल 21 गो प्रोटॉन नहीं है, वहाँ तो 13 गो प्रोटॉन है। क्या मजाल कि आप सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लें? ये संभव नहीं है। लेकिन हम पढ़ने के दौरान ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल उससे ज़्यादा होता है, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल उससे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में बढ़ते चले जाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। क्या अभी आपको कोई परेशानी है इससे संबंधित? कुछ पूछना है? उतारिए इसको। ये उतारिए और अगला हेडिंग डालिए, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख सकते हो इसको। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग सीखेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, आयनन ऊर्जा को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है। मतलब आयोनाइजेशन ऊर्जा का मान कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा। अब ये सब चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। शुरू करें लिखना। लिखिए नंबर 1, लिखिए नाभिकीय आवेश। हेडिंग हो गया क्या आपका? आप लोगों का हेडिंग पूरा है क्या? लिखिए नंबर 1, पहला फैक्टर है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। बोलो हो गया? लिख लिए। नाभिक में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा? प्लस। और नाभिक में जितना ज़्यादा चार्ज प्लस का रहेगा आकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। और आकर्षण बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। और आकर्षण जितना ज़्यादा होगा तुमको बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है, सुनो हम लिखेंगे कैसे। हम कहेंगे कि नाभिकीय आवेश के बढ़ने से नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसके आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या ये बहुत बड़ा बात है? लिखिए नीचे एरो देके लिखेंगे।
नाभिकीय आवेश के बढ़ने से नाभिकीय आवेश के बढ़ने से नाभिक तथा बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के बढ़ने से नाभिक तथा बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल अधिक हो जाता है। आकर्षण बल अधिक हो जाता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। दूसरा लिखेंगे, परमाणु का आकार साइज ऑफ एटम। परमाणु का आकार साइज ऑफ एटम। अच्छा, तुम ही जरा सोच के बताओ तो। सुनो, साइंस पढ़ने वाला हर आदमी साइंटिस्ट होता है और साइंटिस्ट का काम हमेशा सोचना होता है। तुम एक अच्छे साइंस के स्टूडेंट हो तो तुमको हमेशा सोचना चाहिए। जरा सोच के बताओ तो, यदि परमाणु का आकार ज़्यादा बड़ा होने लगेगा तो क्या होगा? तुम खुद में सोचो तो इसको। आकार यदि बड़ा होगा तो नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच की दूरी ज़्यादा होगी और आकर्षण बल प्लस और माइनस चार्ज दूर जाएगा तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, आकर्षण बल घट जाएगा और ऐसे परमाणुओं की आयनन ऊर्जा कम हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि आकार के बढ़ने से आयनन ऊर्जा घटती है। लिखिए नीचे रो देगा, परमाणु के आकार के बढ़ने से नाभिक तथा बाहरी कक्षा के बीच की दूरी परमाणु के आकार के बढ़ने से नाभिक तथा बाहरी कक्षा के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा आकर्षण बल घट जाता है अतः आयनन ऊर्जा भी घट जाती है। दूरी बढ़ जाती है तथा आकर्षण बल घट जाता है, अतः आयनन ऊर्जा भी घट जाता है। हो गया, लिख ली। तीसरा लिखेंगे, आवरण प्रभाव। स्क्रीनिंग इफेक्ट। आवरण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको समझो। ये क्या है? ये परमाणु का नाभिक है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। यदि ये नाभिक है तो मान लो ये सोडियम का एटम है, तो इसमें 11 प्रोटॉन होगा कि नहीं नाभिक में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। तो इसमें पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। दूसरा कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 होगा। हो गया ना 8 इलेक्ट्रॉन। और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन। अब तुम ये बताओ कि इस नाभिक और इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच यहाँ पर आकर्षण है कि नहीं? नाभिक धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण है, तो यहाँ पर ये आकर्षित हो रहा होगा। तो ये ब्लू लाइन से जो दिखाए हैं, ये दिखाया गया है एट्रैक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? अब सुनो, ये निगेटिव चार्ज है। ये आकर्षण इसलिए हुआ कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब जरा गौर से देखो तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, इस सब पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। और ये एक स्क्रीन का काम करते हुए पर्दा का काम कर रहा है। और तुमको ऐसा नहीं लगता है कि सब पर ऋण आवेश है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश है? ये ऋण आवेश से एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, विकर्षित नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर हो रहा होगा रिपल्सन। और अंदर में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रतिकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। तो नाभिक इसको अंदर खींच रहा है और ये इसको प्रतिकर्षित करके बाहर कर रहा है। तो ये प्रतिकर्षण जितना ज़्यादा होगा, आकर्षण उतना ही कम होगा। या इसका जो वास्तविक आकर्षण होना चाहिए नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या उस वास्तविक आकर्षण में कमी आएगी कि नहीं? किसके कारण? कोर इलेक्ट्रॉन के कारण, अंदर वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन के कारण। वास्तविक आकर्षण में आने वाले इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं? आवरण प्रभाव। और ये आवरण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, यानी रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। यानी आवरण प्रभाव ज़्यादा तो आयनन ऊर्जा कम, और आवरण प्रभाव कम तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा। फोटो भी बनाओगे? बना लो फोटो। फोटो बना लीजिए और लिख लीजिए इसको। थोड़ा जल्दी जल्दी फोटो बना लो। अरे जल्दी जल्दी बनाने का मतलब वृत्त बनाने के बदला जो है सो सर्कल, ये रेक्टेंगल बना दिया, रे चौखुट कर दिया एकदम। फोटो का जगह छोड़िए, अपना बनाते रहिएगा। लिखिए तो नीचे रो देगा, जिसको जाना होगा चला जाएगा, बाद में अपना फोटो बनाते रहिएगा। लिखिए तो नीचे रो दीजिए, लिखिए जल्दी। लिखेंगे, नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच कोर इलेक्ट्रॉन आने से, कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाहरी कक्षा के अंदर जितना कक्षा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, और उस कक्षा को कोर कक्षा कहते हैं। नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच कोर इलेक्ट्रॉन आने से, नाभिक तथा आने से नाभिक, लिखिए, आने से नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब लिखना हुआ करे ना तो ई माइनस लिख दिया कीजिए। कितना पूरा लिखिएगा? बाहरी कक्षा तथा नाभिक तथा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच वास्तविक आकर्षण में कमी आ जाती है। वास्तविक आकर्षण में कमी आ जाती है। वास्तविक आकर्षण में कमी आ जाती है। इस कमी को आवरण प्रभाव कहते हैं। इस कमी को आवरण प्रभाव कहते हैं। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। आवरण प्रभाव के बढ़ने से, पैराग्राफ चेंज करना है, लाइन नहीं। पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है अगला लाइन में हाफ से लिखना। आवरण प्रभाव के बढ़ने से आयनन ऊर्जा घटता है
आवरण प्रभाव के बढ़ने से आयनन ऊर्जा घटता है। लिख लिए। और 4 नंबर ये लास्ट है, 1-2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखिए अर्ध या पूर्ण। जिनका क्लास छूटा हुआ है उनको ये बात समझ में नहीं आएगा, मैं पहले कह दे रहा हूँ। अर्ध या पूर्ण रूप से भरा हुआ, और जो क्लास रेगुलर किए हैं उनको नहीं समझ में आने वाली कोई बात है ही नहीं है। अर्ध या पूर्ण रूप से भरा हुआ परमाणु कक्षक अधिक अस्थायी होता है। अतः ऐसे परमाणुओं की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अतः ऐसे परमाणुओं की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अतः ऐसे परमाणुओं की आयनन ऊर्जा अधिक होती है। एक एग्जाम्पल देख लो आप, सुनो। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। अंत में ये p3 है। p में 3 डब्बा होता है ना, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। p का कुल क्षमता 6 होता है, अभी है 3, ये अर्ध रूप से भरा हुआ है। ऑक्सीजन यदि लोगे तो 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8। यहाँ p में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले एक एक करके भरेंगे, फिर एक पीछे से पेयर्ड करेंगे। ये सब पीछे पढ़ाया गया है। अब आप जरा सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से निकालना हो तो ये अर्ध रूप से भरा हुआ कक्षा खाली होगा, और एक इलेक्ट्रॉन यदि हमको यहाँ से निकालना हो तो यही इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये अर्ध रूप से भर जाएगा। अर्ध रूप से ज़्यादा अस्थायी होता है। तो बताइए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन से। इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकालकर अर्ध रूप से भरा हुआ हो जाएगा, जो कि अधिक अस्थायी है, और बेचारा ये पहले से अधिक अस्थायी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने तो कम अस्थायी हो जाएगा, जो कि ये जल्दी करना नहीं चाहेगा। इसी वजह से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। यानी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बनिस्बत ऑक्सीजन। अब जिनका क्लास छूटा है उनको हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए कॉपर और क्रोमियम इसी वजह से एक्सेप्शनल केस बना था। तो वो सब आप बेसिक लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो बात कुछ नहीं है। यदि आप क्लास रेगुलर नहीं हैं और क्लास छोड़ के आए हैं, तब आपको नहीं समझ में आना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि बेसिक क्लास का क्या इम्पोर्टेंस। और जो लोग रेगुलर किए हैं उनको खुशी होगी कि वो आप क्लास किए हैं, तो आगे सब बात समझ में आ रहा है। अरे एक लाइन और लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी में। अच्छा एक बात पहले बताओ तो, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है। आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, और आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब हुआ कि आवर्त सारणी में जब तुम ऐसे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा, और आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान घटेगा। यानी वर्ग में तुम नीचे आया तो घटा, और आवर्त में बाएं से दाएं गया तो। इसी बात को एक लाइन में लिख लीजिए। लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान
आयनन ऊर्जा का मान घटता है, आयनन ऊर्जा का मान घटता है और आयनन ऊर्जा का मान घटता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये सिंबल लिख दीजिए, ये जैसे लिखा हुआ है ना, इसको उतार दीजिए। ये टॉपिक समाप्त हुआ, कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। आज आप लोग को बोले थे 12 बजे ऑर्गेनिक क्लास आने के लिए, आज क्लास मत आइएगा। आज माँ आई हुई हैं, उनका तबीयत कुछ ख़राब है, उनको दिखाने के लिए जाना है। संयोग से वो कल आई तो पता था नहीं हमको, शाम में रात में कॉल की। आज मत आइएगा, कल से आना है। कल हम क्लास में वैसे डिस्कस कर देंगे इस बात को, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉपी अलग कर लेना। क्या हुआ, जाइए, हो गया।